साथ बीजेपी से सीनियर नेता और राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका देश के सवाल में। अभी ओवैसी साहब थे, शुरू वहीं से करता हूं जहां से उनसे शुरू किया था। उन्होंने कहा ये जो पुष्प वर्षा की जा रही है ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्यों हवा में उड़ा रहे हैं आप? देखिए, वास्तव में ओवैसी इस देश में ध्रुवीकरण उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जिसमें लोग आपस में कटें और मरें। ये उनका पहला और अंतिम उद्देश्य है और ये अकेले व्यक्ति नहीं है। ऐसे इस मुस्लिम समाज में अनेक नेतृत्व पैदा लिया है जो उसी रास्ते पर चल रहा है। नहीं तो वे शिव भक्तों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा नहीं होगी तो क्या जिहादियों पर जो दूसरों का गला काट रहे हैं उन पे पुष्प वर्षा होगी? पुष्प वर्षा तो उन पे होती है जो गले मिलते हैं, जो गला काटते हैं उन पे पुष्प वर्षा नहीं की जाती है। हजारों साल से जो परंपरा चल रही है, त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता की परंपरा है, जिसमें लोक मंगल की कामना है, जिसमें कोई व्यक्ति, समाज और राष्ट्र से ऊपर उठकर, विश्व समुदाय से ऊपर उठकर हम पूरे लोक मंगल की कामना करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों पर यदि पुष्प वर्षा होती है तो इस पर आपत्ति जताना ही दिखाता है कि ओवैसी बहुत ही छोटे दिल के व्यक्ति हैं और उनका छोटापन एक निहित स्वार्थ, और वह स्वार्थ सांप्रदायिक स्वार्थ के है जिसके आधार पर दो समुदायों के बीच में अविश्वास। उन्होंने कहा साहब, एक तरफ तो आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक है उनके मकान है उस पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, कितना जायज है ये? देखिए, किसी अल्पसंख्यक के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने वाले पर बुलडोजर चल रहा है। अब अपराध को भी हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटेंगे, अपराध को भी हम जातिगत आधार पर बांटेंगे। यही सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बिंदु होता है। वो हर चीज को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखता है और लोगों में विश्वास दिलाता है। एक खास समुदाय में एक काल्पनिक शत्रु का विश्वास दिलाता है। राज्य को वह एक काल्पनिक शत्रु के रूप में प्रस्तुत करता है। यही काम जिन्ना ने किया, यही काम ओवैसी और उनके साथी कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर पे बुलडोजर जाएगा। उसमें मैं भी हूं, आप भी हूं, या किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है। ठीक है राकेश जी, आपकी राय। दो तीन चीज चल रही है, एक साथ चल रही है। पहला, इस्लामिक स्टेट की बात, तो उस पर पक्ष कह रहा है कि साहब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं लोग कि इस्लामिक स्टेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की भी बात करना गलत है। देखिए, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। जो हिंदू राष्ट्र है, इट इज एन एडजेक्टिव नॉट एन ऑब्जेक्टिव। यह एक विशेषण है। भारत जो आज देख रहे हैं, जिसको ओवैसी आज देख रहे हैं, भारत सिर्फ वही नहीं है। भारत की आयु 10,000 साल से पुरानी है और 10,000 साल में भारत में सिर्फ पहाड़ और पत्थर नहीं हुए, अन्वेषण हुए, संस्कृति का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। उस 10,000 साल की सभ्यता और संस्कृति को चित्रित करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। ये थियोक्रेटिक नहीं है, सांप्रदायिक अवधारणा नहीं है। जबकि इस्लामिक स्टेट वह वास्तव में एक सांप्रदायिक ही नहीं, फासीवादी संकल्पना है, जिसमें भारत के हिंदू समाज, हिंदू अध्यात्म, हिंदू दर्शन के अस्तित्व को मिटाकर और इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करना। जो तलवार की ताकत ने भारत पर और दुनिया के अन्य देशों पर हमला किया था, उसी तलवार की ताकत और तर्क को आज ओवैसी आज जिंदा करना चाहते हैं। यही इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट है। इससे दोनों ही अवधारणाओं को एक साथ समानांतर रखना ही अपने आप में एक औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है राकेश जी, एक फ्रेज खूब चल रहा है और देखिए व्हाट्सएप पे चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उस पर आपका कमेंट? देखिए, वास्तव में जब ही कर्नाटक में जो कल घटना घटी, उसके पहले उदयपुर में घटी और उससे पहले भी घटना घटती रही। उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की जिस प्रकार से हत्या की गई, वह साफ दिखाता है कि इस देश के भीतर भी एक ऐसी ताकत पैदा ले चुकी है जो ताकत ISIS को प्रेरणा स्रोत मानकर उससे जुड़कर और उसके ही स्वरूप में भारत में आतंक पैदा करना चाहता है। हत्या का तरीका, हत्या का कारण, हत्या करने वाले लोग, सब में आप समान एक कॉमन थ्रेड आप देख सकते हैं
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेसी है, और सेकुलर हम इसलिए नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ, सेकुलर इसलिए है कि हिंदू समाज यहां पर बहुमत में रहा है। इसलिए सभी प्रकार के तनाव के बावजूद, सभी प्रकार की आक्रामकता के बावजूद भी हिंदू समाज ने पंथ निरपेक्षता, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सभी को समान स्वरूप में देखने की बात को मानता रहा है। लेकिन उसके इस सद्भाव का, उसके इस दर्शन का एक खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि दूसरे लोग धर्म परिवर्तन के द्वारा, तलवार की ताकत के द्वारा, पेट्रो डॉलर के द्वारा हिंदू और या जनसंख्या में असंतुलन पैदा करके इस देश के मूल आधार को बदल देना चाहते हैं। आप बताइए कि बिहार के किशनगंज में जो मुझे खबर मिली है, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि स्कूलों में कहा गया कि हम रविवार को नहीं, शुक्रवार को हम छुट्टी करेंगे क्योंकि हमारी संख्या बढ़ गई है। तो कल मैं मानूंगा कि यदि यह संख्या बढ़ती है तो इसका अस्वाभाविक अप्राकृतिक स्वरूप भारत में दिखाई पड़ेगा। यहाँ की पूरी सभ्यता, संस्कृति, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद सब मिट जाएगा। वो सभ्यता, संस्कृति की तारें मिट जाएगी, और आप हमें क्या अरब की संस्कृति में जीना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि पूजा पद्धति बदले हुए लोगों को भारत की संस्कृति के साथ समन्वय करना चाहिए। बिना समन्वय का देश में सौहार्द पाना और लंबे समय में पंथ निरपेक्षता को समृद्ध करना कठिन ही नहीं, असंभव होगा। ठीक है, क्योंकि सर पॉपुलेशन की आपने बात करी, वैसे साहब ने कहा साहब पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप मुस्लिमों को क्यों ले आते हैं? पूरे आंकड़े उन्होंने दिए, कहा आप देख लीजिए कहां बढ़ रहे हैं हम लोग तो 34% से भी नीचे हैं। क्यों आप बार बार हमको टैग कर देते हैं कि मुसलमान ही है जो पॉपुलेशन में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए किसी ने टैग नहीं किया है। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो दो प्रकार के लोग विरोध करने आते हैं। एक तो वे जो मल्टीनेशनल के एजेंट हैं, जो कहते हैं, जिनके अनुसार से देश की जनसंख्या बढ़े, जिससे यहां सस्ता श्रम मिलेगा, वे सभी विकासशील देशों में जनसंख्या की बढ़ोतरी को समर्थन करते हैं और डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। दूसरे एक खास समुदाय के लोग जिससे ओबीसी प्रवक्ता हैं, वे खड़े हो जाते हैं कि उस समुदाय पर खतरा है। आप पूरे 25, 30, 40 साल का देख लीजिए, 1969 से जनसंख्या नियंत्रण की बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 69 से लेकर आज 2022 तक आप देखिए कौन लोग हैं जो जनसंख्या नियंत्रण को अपने समुदाय पर, अपने समुदाय की अस्मिता पर, समुदाय के अस्तित्व पर खतरा मानते हैं। तो यह दोनों बातें नहीं चल सकते। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। नहीं तो क्या ओवैसी को दिखाई नहीं पड़ा इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई? 1970 में जनसंख्या कितनी थी? 60 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गया। संसाधन नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो विकास की जो भी रणनीति अपना लें, बढ़ती हुई जनसंख्या को सम्मान के साथ न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना भविष्य में कठिन होगा। इसलिए मैं कहता हूं ओवैसी यदि ईमानदार हैं तो आज खुलकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, या सरकार को पत्र लिखकर मांग करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। ठीक है सर, पीएफआई पर आप क्या बोलेंगे? आप देखिए बिहार में मॉड्यूल मिला है, यूपी में पीएफआई का नाम आ रहा है, केरल में पीएफआई का नाम आ रहा है। पीएफआई का नेटवर्क है और जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए पीएफआई वास्तव में आईएसआईएस की एक अघोषित शाखा है। इसकी कार्य संस्कृति हिंसात्मक है, फांसीवादी है। टीजे जोसेफ जो केरल के एक शिक्षक थे, वो आस्था से ईसाई थे। उन्होंने एक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न चुना था, उस प्रश्न पे आपत्ति थी, उनके हाथ काट दिए गए। 2010 की घटना है। ये एक्टिविस्ट पीएफआई की थी, उसी संगठन का दूसरा रूप पीएफआई बना। तो पीएफआई पहले दक्षिण में बढ़ा, अब उत्तर के राज्यों में फैल रहा है। इसके फैलने का दो बड़ा कारण है। एक तो बाहर से मिलने वाली मदद, बाहर से मिलने वाली प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन बाहर से ले लेते हैं, और उस इंस्पिरेशन से कि एक इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करना है। और जो जिहाद का जो कंसेप्ट, जिसको ओवैसी कहते नहीं, जिहाद का कुछ और मतलब होता है, लेकिन उनके मतलब को कौन देख रहा है? जो गला काट रहे हैं वो जिहाद ही तो कर रहे हैं। तो दूसरा, जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें कांग्रेस है, एनसीपी है, ये तमाम पंथ निरपेक्षतावादी छद्म धर्म निरपेक्षतावादी ताकतें, जिसमें टीएमसी है, ये बार बार ऐसी ताकतों को प्रश्रय देती हैं, उनको वैधानिकता देती हैं, जो उनको फैलने का अवसर देता है, जो मुस्लिम नौजवानों को ये कन्विंस करता है कि पीएफआई जो कह रहा है वही कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो टीएमसी कर रही है, जो आरजेडी और दूसरी पार्टियां कर रही है। मुझे लगता है जाते जाते सर दो सवाल और है, घोर रूप से भारत के संविधान, बहुत ज्यादा हो रही है के
ठीक है सर, पहला ईडी पर आप बताइए क्या होगा। विपक्ष कह रही कि साहब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और भी तो पार्टीज है जहां सरकार है बीजेपी, वहां क्यों नहीं ईडी जाती है। बहुत बवाल मचा है। देखिए महाराष्ट्र में बवाल है, झारखंड में बवाल है, बंगाल में नोट के बंडल मिल रहे हैं, दिल्ली में आपने देखा पिछले 4 दिनों में क्या हुआ। देखिए जहां 21 करोड़ जमीन पर ऐसे बिखरा हुआ मिल रहा है, लोग 200 रुपए कमाने के लिए दिन भर श्रम करते हैं, वहां 21 करोड़ मिल रहा है, वो कौन सी गाढ़ी कमाई थी। झारखंड में एक IAS ऑफिसर के घर में 20 करोड़ मिला, वो कौन सी गाढ़ी कमाई करके लाई थी। जिस प्रकार से खुला लूट, नौकरशाही और राजनीति में रहने का मतलब नहीं है कि राज्य के कोष को अब लूटे, अवसरों को चोरी का, डकैती का माध्यम बना दे, और राजनीति को कोई विपक्ष में होना कोई इम्यूनिटी नहीं है, आपको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलता है। जो भी चोर है, जो भी राज्य की संपत्ति को, राज्य के अवसरों को लूट रहा है, उसके पास ईडी जा रही है। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, जो राष्ट्रपति पर टिप्पणी दी जिसके कारण दोनों हाउस नहीं चल पा रहे, उस पर सर। देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति वह गणतंत्र के एक सिंबल होते हैं और वह राजनीति से ऊपर होते हैं। भले चुनाव में थोड़ी राजनीति आती है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। यही व्हिप जारी नहीं होने के कारण 1969 में इंदिरा गांधी ने वोट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंस कहा और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हराया। आज जो राष्ट्रपति जी की जो एक ट्राइबल, वो भी महिला ट्राइबल, जो कभी इस देश में नहीं हुआ, जो 8.6% देश में है, वह राष्ट्रपति बनती हैं, उस पर राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग करना, उनके प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, यह दिखाता है कि कांग्रेस और विपक्ष की कुलीन राजनीति में दलितों का, ट्राइबल का और हाशिए के लोगों का कोई स्थान नहीं है। वे किसी ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति के पद पर देखना नहीं चाहते हैं। आज वही जो मन की बात आज शब्दों में अभिव्यक्त हो गई। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए और देश के सवाल में आने के लिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।